देखिए ये क्लास 10th का सोशल साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, जो कि अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। चलिए इस पेपर को डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको भी इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले। और वैसे तो आपको लंबा व्यू यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम का व्यू देखना चाहिए, तो यहाँ जितने भी चैप्टर इंक्लूडेड हैं उनमें से आपको जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो सेक्शन ए है जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिसिसिप्पी गरीबाल्डी बिलोंग टू। तो देखिए गिसिसिप्पी गरीबाल्डी हो या मजीनी हो, दोनों ही जो है इटली के पॉलिटिशियन थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर देखो असर्शन और रीजन है। यहाँ पर असर्शन रीजन में दे रखा है द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन जो यूरोप में थी वो 1871 के बाद थी बाल्कन में। ये तो ठीक है, चलो बाल्कन की टेंशन थी 1871 के बाद। उसके बाद ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, ये इसका रीजन भी था। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन बोथ ए एंड आर, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। तो इसने बी गलत लगा रखा है, जबकि ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, यानी कि पहले जो डेट आएगी उसको पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद जो डेट में जो भी हैपनिंग होगी उसको सेकंड में, फिर थर्ड में, इसी तरह से। चलो, तो इनको अरेंज करना है हमें और फिर करेक्ट ऑप्शन इनमें से बताना है। तो पहले ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फिर ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो आपको पता होना चाहिए कि इटली और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था करीबन 1 साल का अंतर है, पर बाकी दोनों सेम टाइम पे ही लगभग लगभग खत्म हुए थे, लेकिन फिर भी करीबन 1870 में इटली यूनिफाई हो गया था और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। लेकिन सबसे पहले हुआ था डिफीट ऑफ नेपोलियन, जो कि 1815, ये ठीक लिखा, 1815 में डिफीट ऑफ नेपोलियन, फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अगर आप देखें, अगर आपको दो ही पता है, चाहे ऊपर वाले दो चाहे नीचे वाले, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे सेकंड आएगा फिर फर्स्ट, तो सेकंड आएगा फिर फर्स्ट, ये ऑप्शन बी में है। और देखो मैंने बताया इटली होगा पहले यूनिफिकेशन, फिर उसका जर्मनी होगा, तो फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू रबी क्रॉपिंग सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो रबी क्रॉपिंग सीजन होती है हमारी सर्दी के टाइम में, सर्दी के टाइम में जिसमें कि गेहूं, जौ यानी कि वीट है, और जो जौ को क्या बोलते हैं वो भी देख लेना, तो ये जो है उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, बिल्कुल ठीक है। फिर सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है बिल्कुल, अक्टूबर टू दिसंबर ही बोया जाता है। एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, ठीक है। और मतलब होली के टाइम में अप्रैल के आसपास या मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, जून तक ये कट जाता है, गेहूं काट दिए जाते हैं। उसका इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या, मेज कॉटन, ये गलत है, मेज कॉटन जूट, ये तो तीनों हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे ही अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा इसका प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक सॉइल को आइडेंटिफाई करना है, सॉइल की क्वालिटी दे रखी है। इट हेल्प्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के एरिया में डेवलप होती है। दूसरा, इट द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, इंटेंस लीचिंग देखिए लेटराइट सॉइल में ही होती है सिर्फ, और ह्यूमस कंटेंट भी कम है, तो आंसर इसका होगा लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द बिलीफ इन एंड एडवोकेसी ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑफ वुमेन। वुमेन के लिए ये सब चीजें की मान्यता, यानी कि ये सब चीजें मिलनी चाहिए, तो ये होता है देखिए फेमिनिज्म, यानी कि फेमिनिस्ट, मतलब कि सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जो वुमेन के लिए इक्वलिटी मिलनी चाहिए वो है फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पर कैपिटा इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम होती है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, तो एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे, टू फॉर्म द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल। तो देखिए यहाँ पर लिंग्विस्टिक केस चल रहा था, लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि एंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन, ये इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी। देखिए नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, चाहे फिर वो कृषि यानी कि फार्मिंग का सेक्टर हो, चाहे फिर वो माइनिंग का हो, ये सब आती है किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सपोज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर। देखिए यहाँ पे फैमिली मेंबर की मंथली इनकम दे रखे, मदर 50,000, फादर की, सन की, डॉटर की। हमें पता करना एवरेज इनकम क्या होगी। तो देखिए एक फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन सबकी इनकम को प्लस कर देंगे और जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर देंगे, यानी इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 130, और 130 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 32,500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी में थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा होता है, मतलब सारी की सारी चीजें होती है वो एक डिसिप्लिन या ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, तो देखो फार्मर तो कभी भी या फिर जो अप डाउन, कभी सुबह कभी शाम या कभी एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये सब केसें ऐसी हैं, लेकिन एक टीचर जो एक क्लास जो देगा क्लास में वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। कब उसको सिलेबस कंप्लीट कराना है, कब एग्जाम लेनी है, वो सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। टीचर टेकिंग क्लास इन ए गवर्नमेंट स्कूल, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब जो कॉल ऑफ कर दिया था, यानी कि मतलब समाप्त करने की घोषणा कर दी थी या फिर बंद करने की घोषणा कर दी थी। तो देखिए चौरी चौरा कांड जब हुआ था, ये यूपी में हुआ था। इसमें काफी सारे पुलिस कर्मियों को जो जिंदा जला दिया गया था। तो इसके बाद जो है जो गांधी जी ने आहत होकर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में इनको अरेंज करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो गांधी जी अफ्रीका से लौटे, तो रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो पहला ऑप्शन तो ये, मतलब कि पहले ये हुआ। उसके बाद आते ही उन्होंने चंपारण बिहार में सत्याग्रह किया, यानी कि 4। ठीक है, उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। लास्ट में है डांडी मार्च, यानी कि 1930 में डांडी मार्च हुआ था। इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर पहले 1 यानी कि अफ्रीका से लौटे, ठीक है, फिर ये 4th यानी चंपारण, ठीक है, फिर ये, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये इसका सही करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ देखो एक सॉइल के बारे में बोला गया, एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी, वीट, सीरियल एंड पल्स क्रॉप। ये तो अच्छी बात है, मतलब कि ठीक है, एलुवियल सॉइल में ये सब चीजें अच्छी होती हैं। उसका इसका रीजन दे रखा है, एलुवियल सॉइल इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये इसके लिए करेक्ट रीजन नहीं है। तो यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए 15 देखते हैं, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वो होता है या वो सिचुएशन होती है जब ऐसा लगता तो है कि वो पर्सन या जो जिसके बारे में बात कर रहे हो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो रियलिटी में एम्प्लॉयड नहीं होता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 16 देखते हैं, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेवल गवर्नमेंट, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर होल कंट्री एंड दूसरी जो होती है फॉर स्टेट। यूएससी को हम बोलते हैं ओल्डेस्ट कंट्री रनिंग फॉर दिस सिस्टम। चलिए ये फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ये फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ऑप्शन सी। चलो 16 हो गए, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 17 देखते हैं, असर्शन है इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। ये तो है, ठीक है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट तो है, ठीक है। रीजन, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू एवरीवन टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ये भी करेक्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में हर एक को फ्रीडम दिया है, कोई भी मतलब कुछ भी प्रोफेस करने के लिए, मतलब कोई भी आप काम कर सकते हो, चाहे फिर आप जो है मतलब कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रोपेगेट एनी रिलीजन। तो ये दोनों ही करेक्ट है और ये इसका करेक्ट आंसर भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेवलपमेंट गोल फॉर द लैंडलेस रूरल लेबरर। रूरल लेबरर के लिए इसमें से कौन सा डेवलपमेंट गोल नहीं है, ठीक है। तो मैनी डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ये तो है, ये तो एक डेवलपमेंट गोल है भी। हर एक जो भी एक रूरल लेबरर है उसके लिए कई दिन का काम मिलना चाहिए, और जो उसको उसकी जो सैलरी अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए, बेटर वेजेस मिलने चाहिए। उसका लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड, ये भी ठीक है। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये गलत है, दे कैन नॉट बिकम लीडर इन द विलेज। उनको वो जो है एक विलेज में लीडर नहीं बन सकते, तो ये डेवलपमेंट गोल में शामिल नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन सा है, देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, अच्छा टर्सरी सेक्टर में बैंकिंग आते हैं, बिल्कुल ठीक है, बैंकिंग है, या फिर जो सर्विसेज होती हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो है टर्सरी में आते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे। उसके बाद जरा देखते हैं ये नेक्स्ट, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसको हम ऐसे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर बीच में डिस्कस करने होंगे तो देख लेंगे। स्टेट एनी टू मेजर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, या प्लीज लिख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी लिख सकते हो। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सरकारी जो संस्थान होते हैं, सेक्टर होते हैं, उनको चाहे फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल, ये सब पब्लिक सेक्टर में आते हैं। उसके बाद आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, तो ये आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इनके आप जो आंसर्स देख लेना अपनी बुक में, क्योंकि सभी के आंसर तो हम यहाँ नहीं बता सकते। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये, यहाँ से फिर ये क्वेश्चन है,
अच्छा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में जो हिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, सॉरी इस चैप्टर में नहीं, इस पेपर में हिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, और ऐसी ज्योग्राफी के यहाँ 4 चैप्टर हैं, और सिविक्स और इकोनॉमिक्स के आई थिंक 2-2 या 3-3 चैप्टर हैं, वो आप देख लेना, इसका मुझे अच्छी तरह से ध्यान नहीं सिविक्स और इकोनॉमिक्स का, लेकिन कम से कम 2 हैं, मैक्सिमम 3-3 है, ठीक है। चलो इसके बाद फिर ये सेक्शन डी स्टार्ट होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो इटली का यूनिफिकेशन हो या जर्मनी का, ज्यादातर एक इनमें से पूछा जाता है, आप जरूर देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ तक हिस्ट्री है, फिर ये आगे देखो केस स्टडी की क्वेश्चन, यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन है, आसान है। देखिए सबसे अच्छा तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप केस स्टडी पढ़ लेंगे ना, ये जरूर आपको पढ़ने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े से आसान होते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कोई सोर्स दे रखा है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ केस स्टडी जैसा ही है। तो ये आप पढ़ लीजिए। देखो ये जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े आसान होते हैं, बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम लगाते हैं, लास्ट के क्वेश्चन के लिए टाइम कम रह जाता है, जबकि वो होते बड़े आसान है। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप इनके लिए टाइम जरूर बचा के रखें, ये आसान क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में देखो फिर से ये सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये जो सीबीएसई का पैटर्न है उसमें इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरूर मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास जो भी आपका जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें से इस तरह के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें, ठीक है। लास्ट में आता है देखिए मैप स्केल बेस्ड क्वेश्चन, तो ये जरूर हम देख लेते हैं। टू प्लेसेस, क्वेश्चन नंबर 37 का ए है, टू प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप आउटलाइन ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ। अच्छा ये बताने हैं भाई, करेक्ट नाम बताना उनका, और जो मैप में, अब फिलहाल तो मेरे पास मैप अवेलेबल नहीं है, कोशिश करूंगा मैं इसमें मैप लगा दूं, मतलब कि वीडियो में लगा दूं, नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए सॉरी। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, पहले मतलब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक दी सॉल्ट, तो देखिए सॉल्ट लॉ इन्होंने तोड़ा था, दांडी मार्च जब इन्होंने किया था तो कहाँ पे तोड़ा था, दांडी नामक जगह, चलो इसने लिखी थी, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में, ठीक है। तो आपको ए एंड बी प्लेस बतानी है पॉलिटिकल मैप में, तो ये गुजरात में एक दांडी नामक जगह है। अब क्योंकि समुद्र के किनारे हुआ था तो ध्यान रखना आपको, ये समुद्र के तट के किनारे, यानी कि जो जिधर की अरेबियन सी की तरफ है ना, तो उधर मतलब कि समुद्र वाली जो लाइन है आप मैप में देख लेना, तो आप वहां पर दांडी मार्च कर देना। फिर दूसरा है प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1921 1927, मद्रास में हुआ था ये। अभी जो फिलहाल तमिलनाडु में जहाँ चेन्नई है ना वो पार्ट है, वो पार्ट हमारा पहले जो बड़ा बड़ा क्षेत्र था इसका मद्रास का, तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के टाइम में, ठीक है, तो मद्रास में हुआ था, तो ये तमिलनाडु के आसपास इसको मार्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है देखो, ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेटेड लेवल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग विद। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हुए, ठीक है, गुजरात में सरदार सरोवर डैम, और ये नर्मदा रिवर पर है। हीराकुड डैम, हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में है, और ये जो कौन सी नदी पर, महानदी, ये महानदी रिवर पर है। मार्क द स्टेट विद द माउंटेनियस सॉइल, माउंटेनियस सॉइल की अगर हम बात करें तो देखो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलो आगे, मार्क द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाय जो सबसे ज्यादा आसाम में मिलती है, इसके अलावा भी अगर बात करें तो सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, फिर नीचे कर्नाटका में मिलती है, ठीक है, कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ केरला। चलो ये थे, देखो इसमें ज्यादा तो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं करे, फिर भी जो वेरी शॉर्ट या आप इनको मैप बेस्ड या एमसीक्यू क्वेश्चन बोले वो हमने डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस पेपर से थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा, आप भी इस तरह के जो क्वेश्चंस पेपर दूसरे मिले या कहीं से क्वेश्चन मिले तो आप उनको जरूर ट्राई कीजिए, आपको बोर्ड के पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।